हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 की पाठ्य पुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय कवर कर रहे हैं। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 6वां है। यहाँ पर हम लोग 3 वर्ग से संबंधित इसका पार्ट 1 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर हम लोगों का आज का अध्याय है 3 वर्ग। इसके तहत हम लोग यूरोप में उदय हुए 3 वर्गों के पीछे क्या क्या कारण उत्तरदायी थे उनको जानने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय में हम लोग 9वीं 16वीं सदी के बीच में पश्चिमी यूरोप में होने वाले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों को पढ़ेंगे। आप लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब आपने रोमन साम्राज्य पढ़ा था तो आपको पता होना चाहिए कि रोमन साम्राज्य के अधीन पश्चिमी यूरोप का पूरा भाग आता था। ठीक है, जैसे ही रोमन साम्राज्य का पतन हो गया है, इसके पतन होने के पश्चात पूर्वी और मध्य यूरोप के अनेक जर्मन समूहों ने इसके इटली, स्पेन और फ्रांस वाले क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित कर लिया है। यानी छोटे छोटे राज्यों का रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात इसके जो भाग हैं उस पर छोटे छोटे राज्य उभर कर सामने आ गए हैं। क्योंकि रोमन साम्राज्य तो काफी विशाल साम्राज्य था और सत्ता का जो केंद्र था वो किसी एक शासक के हाथ में था, लेकिन जो छोटे छोटे राज्य बने हैं उनके शासक प्राय छोटे भी हैं, उनके पास संसाधन भी कम है। तो प्राय संसाधनों को लेकर ये छोटे छोटे जो राज्य हैं, इटली, स्पेन और फ्रांस, यहाँ के जो शासक हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं। तो किसी भी संगठित राजनीतिक बल के अभाव में प्राय युद्ध होते थे और अपनी भूमि की रक्षा के लिए संसाधन जुटाना बहुत ज्यादा आवश्यक भी हो गया था। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात ये जो राज्य स्थापित हुए हैं तो इनके बीच में जो लड़ाई हुई है वो संसाधनों को लेकर है। तो इस प्रकार से जो सामाजिक ढांचे का केंद्र बिंदु है वो भूमि पर नियंत्रण हो गया था। ठीक है, रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात काफी सारे रीति रिवाज जो थे वो इन लोगों ने भी एडॉप्ट कर लिए हैं। यानी इन्होंने अपनी जो परंपराएं थी, जर्मन रीति रिवाज थे, और इसके अलावा शाही रोम की जो परंपराएं हैं, दोनों को मर्ज कर लिया, मिक्स कर लिया है। ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य ने अपना राजकीय धर्म बनाया था 4वीं सदी में। बाद में जब रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है तो इन लोगों ने भी अपना धर्म, ईसाई धर्म फॉलो कर लिया है और ऐसे करके ईसाई धर्म जो है समूचे यूरोप में फैल गया है। इसी समय आप ये देखेंगे कि चर्च भी यूरोप में एक मुख्य भूमिधारक और राजनीतिक शक्ति बनकर उभर गया है। तो अब आप लोग पहला पॉइंट नोट करेंगे और पहला पॉइंट आपका यहां से लेकर यहां तक होगा। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात फिर यहां से लेकर यहां तक, यानी यहां से पूरा ये पॉइंट आपका पहला पॉइंट होगा। इसी का पहला सब पॉइंट जब आप लिखेंगे तो ये होगा आपका कि किसी भी संगठित राजनीतिक बल के अभाव में प्राय युद्ध होते थे। ये आपका पहले का पहला सब पॉइंट है। पहले का सेकंड सब पॉइंट जब आप लिखेंगे, इस प्रकार से सामाजिक ढांचे का केंद्र बिंदु भूमि पर नियंत्रण था। यह आपका पहले का सेकंड सब पॉइंट हो जाएगा। पहले का थर्ड सब पॉइंट होगा आपका यहाँ पर चर्च भी यूरोप में एक मुख्य भूमि धारक और राजनीतिक शक्ति बन गया था। तो ऐसे करके आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो 3 वर्ग उभर कर आए हैं, इन 3 वर्गों को उभरने के पीछे कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे। तो वो कारण आप अगर पूछा जाएगा तो आप प्रश्न में उसका आंसर लिख पाएंगे। अब देखिए 3 वर्ग कौन कौन से थे। तो 3 वर्ग से हमारा जो आशय है, अभिप्राय है, वो 3 सामाजिक श्रेणियां हैं। इसमें ईसाई, पादरी, भूमिधारक, अभिजात वर्ग और कृषक। देखिए इसका कंपैरिजन अगर आपको करना हो, कंपेयर करना हो, तो अपने भारत में जो वर्ण व्यवस्था है उससे आप कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे ऊपर थे, उसके बाद क्षत्रिय आते थे, फिर आपके यहाँ वैश्य आते थे, फिर शूद्र आते थे। तो हमारे यहाँ 4 वर्ग थे, जबकि यहाँ पर यूरोप के समाज में आपको 3 वर्ग देखने को मिलेंगे। जैसे ईसाई पादरी है, ईसाई पादरी को आप ब्राह्मण से कोरिलेट कर सकते हैं। भूमिधारक अभिजात वर्ग है या जो शासक वर्ग है, यानी इसमें से ही कुछ लोग शासक भी हुए हैं, तो उसको आप क्षत्रिय से कोरिलेट कर सकते हैं। और वैश्य और शूद्र वो कृषक में ही यहां पर मर्ज हैं। तो अब आपका सेकंड पॉइंट होगा कि 3 वर्गों से हमारा अभिप्राय 3 सामाजिक श्रेणियों से है, जिसमें ईसाई लिख लेना आप, ईसाई, पादरी, भूमिधारक, अभिजात वर्ग और कृषक। यह आपने सेकंड पॉइंट लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब इस पैराग्राफ में यूरोपीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों के बारे में चर्चा की गई है। यहां पर देखिए इस समय का जो इतिहास है, यानी जो मिडाइवल यूरोप का जो इतिहास का विवरण है, उसके लिए इतिहासकारों ने भूस्वामित्व के जो विवरण है, इसके अलावा चर्चों में मिलने वाले जन्म, मृत्यु और विवाह के अभिलेख हैं, इनकी मदद से इन लोगों ने उस समय के परिवार और जनसंख्या की संरचना को समझा है। चर्चों से प्राप्त अभिलेखों ने व्यापारिक संस्थाओं के बारे में सूचना दी है और गीत और कहानियां जो हमें प्राप्त हुए हैं उनसे हमें त्योहारों और सामुदायिक गतिविधियों के बारे में बोध हुआ है कि उस समय के लोग कौन कौन सी सामुदायिक गतिविधियां संपन्न करते थे। तो अब आप लोग यहाँ पर तीसरा पॉइंट डाल लेंगे और तीसरे पॉइंट को एक हेडिंग बना देंगे। इसमें लिख देंगे
यूरोपीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। इसमें आप लिखेंगे भूस्वामित्वों के विवरणों, कॉमा, चर्चों में मिलने वाले जन्म, मृत्यु और विवाह के अभिलेखों, कॉमा, व्यापारिक संस्थाओं के अभिलेखों। इसमें ऐसे लिख लेना, चर्चों में मिलने वाले जन्म, मृत्यु और विवाह के अभिलेखों और चर्च से प्राप्त अभिलेखों ने व्यापारिक संस्थाओं के बारे में सूचना दी है। तो ऐसे समझ में आ जाएगा कि किन किन सोर्सेज से इतिहासकारों ने इस समय के इतिहास को समझा है और लिखा है। आगे यहां पर एक व्यक्ति का नाम आता है और ये व्यक्ति है मार्क ब्लॉक। तो सामंतवाद पर सबसे पहले काम करने वाले विद्वानों में से एक विद्वान हुए हैं फ्रांस के मार्क ब्लॉक। तो ये विद्वान हुए थे। देखिए, मार्क ब्लॉक फ्रांस के विद्वानों के उस वर्ग से आते थे जिनका तर्क ये था कि इतिहास की जो विषय वस्तु है वो राजनीतिक इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और महान व्यक्तियों की जीवनियों से कुछ अधिक है। राजनीतिक इतिहास का मतलब क्या होता है कि जिस समय जिस राजा का शासन होता है तो जो भी उस समय के इतिहासकार होते हैं वो अपने राजा से प्रेरित होकर, यानी अगर अपने राजा की बुराइयां होंगी तो वो इस समय के इतिहास में वर्णित नहीं करेंगे। यही ऐसा सब करते हैं। अधिकांश देशों में भी यही देखा गया कि जिसकी सरकार होती है वो सरकार उसी अकॉर्डिंग इतिहास लेखन का कार्य करवाती है। तो यहाँ पर दिक्कत यही आ जाती है कि ऐसे यहाँ पर निष्पक्ष इतिहास क्रिएट नहीं हो पाता है, इतिहास में विसंगतियां आ जाती हैं। तो मार्क ब्लॉक का मानना यह है कि इतिहास की जो विषय वस्तु है वो राजनीतिक इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और महान व्यक्तियों की जीवनियों से कुछ अधिक है। इन्होंने जो इतिहास लेखन पर जो जोर दिया है उसमें भूगोल का सहारा लिया है, यानी इन्होंने भूगोल के महत्व के द्वारा मानव इतिहास को पुनः, इस समय का जो मानव इतिहास है इसको गढ़ने पर जोर दिया है, जिससे कि लोगों के समूहों का व्यवहार और रुख को समझा जा सके। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। देखिए, इनका सबसे बड़ा योगदान जो है, ब्लॉक का जो सबसे बड़ा योगदान है, तो ब्लॉक का सामंती समाज यानी यूरोपियों, विशेषकर 900 से लेकर 1300 के मध्य की काल की जो जानकारी है, जन संस्कृति की जो जानकारी है, उसके बारे में इन्होंने असाधारण विवरण प्रस्तुत किया है। ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है कि सबसे ज्यादा वर्क इस समय इस इतिहास पर मार्क ब्लॉक ने किया है। हालांकि लिखना नहीं है, अभी हम आगे लिखवा देंगे इसको, अभी नहीं लिखना है ये। अब देखिए, अगली जो आपकी हेडिंग पड़ेगी ये है सामंतवाद का परिचय। ये आप हेडिंग डाल लीजिए। तो सबसे पहले हम सामंतवाद को समझने का प्रयास करेंगे कि सामंतवाद होता क्या है, कहां से ये शब्द निकल कर आया है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, इतिहासकार जो है वो सामंतवाद शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, विधिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों के वर्णन के लिए करते हैं। सामंतवाद जो शब्द जो है ये जर्मन शब्द है और जर्मन शब्द फ्यूड से निकला हुआ है। जर्मन शब्द एक है फ्यूड, और फ्यूड का अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा, और ये ऐसे समाज को इंगित करता है जो मध्य फ्रांस और बाद में इंग्लैंड और दक्षिणी इटली में भी विकसित हुआ। तो इसका संबंध इस ऐसे समाज से है। अगर हम इसको आर्थिक संदर्भ में देखें तो सामंतवाद जो है वो एक तरह के कृषि उत्पादन को इंगित करता है जो सामंत यानी लॉर्ड और कृषकों के संबंधों पर आधारित है। देखिए, इसको आसान संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं। आप सामंत को अपने यहाँ के जमींदार से कंपेयर कर सकते हैं, यानी हमारे यहाँ जमींदार होते थे, ठीक उसी के तरह के लोगों को यूरोप में सामंत कहा गया है। तो सेम वही है, हमारे यहाँ क्या जमींदारी वाला सिस्टम चला है, यहाँ पर क्या सामंतवाद हुआ है, यानी कि शब्द अलग अलग हैं, काम उनका वही रहा है। तो यहाँ पर अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग चौथा पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे। चौथे पॉइंट में लिखेंगे सामंतवाद शब्द जर्मन शब्द फ्यूड से बना है जिसका अर्थ एक भूमि का टुकड़ा है। यह आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा। इसी में सब पॉइंट आर्थिक संदर्भ में सामंतवाद एक तरह के कृषि उत्पादन को इंगित करता है जो सामंत और कृषकों के संबंधों पर आधारित है। यह आपने लिख लिया होगा। यह आपका चौथे का पहला सब पॉइंट है। अब देखिए, सामंतवाद की प्रक्रिया है, तो सामंतवाद की प्रक्रिया में यहां पर हम देखते हैं एक तो सामंत है यानी जमींदार जिसे हम कहते हैं वो जमींदार है, और एक तरफ कृषक है। तो कृषक क्या क्या करते थे जमींदार के लिए वो बताया गया है। तो कृषक जो है वो अपने खेतों के साथ साथ लॉर्ड के खेतों पर भी काम करते, लॉर्ड का मतलब सामंत के खेतों पर भी काम करते थे। कृषक जो है लॉर्ड को श्रम सेवा भी प्रदान करते थे, यानी कि खेती के अलावा ये और सेवाएं, उसके जो घरेलू कामकाज है उसमें भी सहयोग करते थे, और बदले में वे उन्हें सैनिक सुरक्षा देते थे। यानी इसके बदले में सामंत जो थे वो उनको सैनिक सुरक्षा प्रदान करते थे। इसके साथ साथ लॉर्ड के कृषकों पर व्यापक न्यायिक अधिकार भी थे, यानी कि जो न्यायिक अधिकार है यानी न्याय निर्णय का जो अधिकार है वो भी सामंत लोग इन पर करते थे।
तो ऐसे करके आप ये देखेंगे कि ये कई सारे पहलुओं पर आपस में जुड़े हुए थे। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, चौथे का सेकंड सब पॉइंट अब आप लोग नोट करेंगे। चौथे के सेकंड सब पॉइंट में आप लिखेंगे, कृषक लॉर्ड को श्रम सेवा प्रदान करते थे और बदले में वे उन्हें सैनिक सुरक्षा देते थे तो ये आपने चौथे का सेकंड सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहां आगे बताया गया है कि यद्यपि इसकी जड़ें रोमन साम्राज्य में विद्यमान प्रथाओं और फ्रांस के राजा शार्लमेन के काल में पाई गई, तथापि ऐसा कहा जाता है कि जीवन के सुनिश्चित तरीके के रूप में सामंतवाद की उत्पत्ति यूरोप के अनेक भागों में 11वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना यह है कि जो फ्रांस का राजा शार्लमेन हुआ है उसके टाइम से जो सामंती प्रथा है वो स्टार्ट हुई है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई सामंतवाद की उत्पत्ति है वो यूरोप के अनेक भागों में 11वीं सदी में हुई है। हालांकि इनमें कौन सा सही है कौन सा गलत है हमें इस पर डिबेट नहीं करनी है। यहां पर भी राइटर ने कोई एक पक्ष नहीं लिया है, दोनों पक्ष आपके सामने रख दिए हैं, राजा शार्लमेन वाला भी और 11वीं सदी वाला भी। आगे बढ़ने से पूर्व यहां पर एक लाइन रह गई है और वो लाइन मैं यहां पर लिखवा देना चाह रहा हूं ताकि आपको कुछ छूटे ना। देखिए अभी हमने मार्क ब्लॉक का नाम पढ़ा था, तो मार्क ब्लॉक वाली जो लाइन है वो आप यहां पर लिख देंगे। चौथे का थर्ड सब पॉइंट अब आप बना दीजिए, इसमें लिख देंगे आप, सामंतवाद पर सर्वप्रथम काम करने वाले विद्वानों में से एक फ्रांस के मार्क ब्लॉक थे। यानी अगर आपसे कहीं पूछा जाए मार्क ब्लॉक ने सबसे ज्यादा काम किस पर किया है, इन्होंने सामंतवाद पर किया है, तो आपका चौथे का थर्ड सब पॉइंट हो जाएगा। आगे यहां बताया गया है फ्रांस और इंग्लैंड के बारे में कि फ्रांस और इंग्लैंड में क्या क्या हुआ है, कैसे फ्रांस बना है, वो बताया गया है। तो देखिए गॉल जो है वो रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था और जर्मनी की एक जनजाति है फ्रैंक, तो फ्रैंक ने गॉल को अपना नाम देकर उसे फ्रांस बना दिया। 6वीं सदी से यह प्रदेश जो है फ्रैंकिस अथवा फ्रांस के ईसाई राजाओं द्वारा शासित राज्य था और फ्रांसीसियों के चर्च के साथ प्रगाढ़ संबंध थे, जो पोप द्वारा राजा शार्लमेन से समर्थन प्राप्त करने के लिए उसे पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि दिए जाने पर और अधिक मजबूत हो गए। देखिए आप लोग जैसा कि जानते हैं 4वीं सदी में रोमन जो साम्राज्य है, रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म को अपना राजकीय धर्म घोषित कर दिया है और उसके बाद से ही जो पूरा समूचा यूरोपीय लोग हैं या यूरोपीय भाग है उसके लोगों ने भी ईसाई धर्म को अपनाना स्टार्ट कर दिया है और धीरे धीरे करके ईसाई बहुल समाज क्रिएट हो गया है। और ईसाइयों के जो प्रमुख थे उस समय कुस्तुनतुनिया के जो पूर्वी चर्च के प्रधान थे वो पोप थे। जब पोप ने शार्लमेन को कोई उपाधि प्रदान कर दिया, वो उपाधि है पवित्र रोमन सम्राट की, तो जितना भी ईसाई बहुल लोग हैं वो पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि दिए जाने की वजह से शार्लमेन के फेवर में आ गए हैं। तो ऐसे करके शार्लमेन की जो स्थिति है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। तो ये बात यहां पे बताई गई है। एक सकरे जलमार्ग के पार स्थित इंग्लैंड स्कॉटलैंड द्वीपों को 11वीं सदी में फ्रांस के एक प्रांत नारमंडी के राजकुमार द्वारा जीत लिया गया था। ये बात भी यहां पर बताई गई है। अब देखिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि केवल एक जानकारी है कि कैसे फ्रांस बना है, ये यहां पे बताया गया है। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको नोट करके आप लिख लेंगे। इसको नोट करके अब आप लोग लिख लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। नोट में लिख लेना आप, गॉल जो रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था, जर्मनी की एक जनजाति फ्रैंक ने गॉल को अपना नाम देकर उसे फ्रांस बना दिया। इसी में सब पॉइंट 6वीं सदी से यह प्रदेश फ्रैंकिस अथवा फ्रांस के ईसाई राजाओं द्वारा शासित राज्य था। हमारे लिए केवल इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे फ्रांस का इतिहास दिया हुआ है, कैसे कैसे यहाँ पर राज्यारोहण हुआ है, कौन कौन शासक आए हैं। हालांकि हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग एक सरसरी नजर इस वीडियो को पॉज करके मार लेना, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आगे यहाँ पर 3 वर्गों की बात की गई है। यहां बताया गया कि फ्रांसीसी जो पादरी हैं वो इस अवधारणा में विश्वास रखते थे कि प्रत्येक व्यक्ति कार्य के आधार पर 3 वर्गों में से किसी एक का सदस्य होता है। इस तरह समाज मुख्य रूप से 3 वर्गों यानी पादरी, अभिजात और कृषक वर्ग से उस समय का समाज बना हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग पादरी वर्ग से स्टार्टिंग करेंगे। हालांकि यहाँ तो अभिजात वर्ग से स्टार्टिंग हुई है, लेकिन हम लोग पादरी वर्ग से पहले देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पादरी वर्ग पर पहुंचते हैं, उसके बाद फिर हम अभिजात वर्ग पर आएंगे। अब आपकी हेडिंग है प्रथम वर्ग या पादरी वर्ग। देखिए कैथोलिक चर्च के अपने नियम थे और राजा के द्वारा दी गई भूमियां थी
जिनसे ये लोग कर उगा सकते थे। तो ऐसे करके ये एक शक्तिशाली संस्था थी जो राजा पर डिपेंड नहीं थी। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष जो थे वो पोप थे और ये रोम में रहते थे। यूरोप में ईसाई समाज का जो मार्गदर्शन है बिस्पों तथा पादरियों के द्वारा किया जाता था, जो कि प्रथम वर्ग के अंग थे। अधिकतर गांव में अपने चर्च हुआ करते थे, जहां पर प्रत्येक रविवार को लोग पादरी को धर्मोपदेश सुनने और सामूहिक प्रार्थना के लिए यहां पर इकट्ठा होते थे। तो देखिए यहां पर 3 शब्द आए हैं। एक तो शब्द आया है पोप, दूसरा आया है बिशप और तीसरा आया है यहां पर कौन सा, पादरी। अगर इन तीनों को आसान भाषा में आपको समझना हो तो आपको इसको भारतीय परिवेश से कंपेयर करना पड़ेगा। पोप को ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे यहाँ शंकराचार्य हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से पोप का रोल है। यानी पोप केवल एक होता है और जो सबसे बड़ा चर्च है इनका, जिससे छोटे छोटे चर्च जुड़े होते हैं, उसका प्रमुख होता है, तो ये पोप है। बिशप का मतलब इससे छोटा व्यक्ति, यानी धर्मगुरु टाइप मान सकते हैं। पादरी का मतलब ये है कि कोई एक चर्च में जो वहां पर अपने जैसे एक मंदिर में पुजारी अपनी सेवाएं देता है, ठीक वही रोल पादरी का होता है। तो सबसे बड़े, यानी कि अगर आप देखेंगे सबसे जो हायरार्की में अगर आप देखेंगे सबसे महान कौन है, इन सब में सबसे ऊपर कौन है, वो पोप है। पोप के बाद बिशप है, बिशप के बाद फिर पादरी का नंबर आता है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, अब आप लोग यहाँ पर 5वां पॉइंट अब आप लोग नोट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशपों तथा पादरियों द्वारा किया जाता था, जो प्रथम वर्ग के अंग थे। यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। यहां पर कुछ चीजें और बताई गई हैं। जैसे पादरी के बारे में बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति पादरी नहीं हो सकता था, कृषिदास पर प्रतिबंध था। वहीं शारीरिक रूप से जो विकलांग व्यक्ति हैं वो भी नहीं हो सकते थे। स्त्रियों पर भी प्रतिबंध था और जो लोग पुरुष पादरी बनते थे वो शादी नहीं कर सकते थे, ये भी नियम था। धर्म के क्षेत्र में बिशप जो थे वो अभिजात माने जाते थे और बिशपों के पास भी लॉर्ड की तरह विस्तृत जागीरें थीं और वे शानदार महलों में रहते थे। इसके अलावा जो चर्च हैं, स्थानीय यानी गांव वगैरह में जो चर्च होते थे, वो 1 वर्ष के अंतराल पर कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेते थे, जिसका उन्हें अधिकार था और इसे टीत कहते थे। इसके अलावा जो भी स्थानीय अमीर होते थे वो चर्च में अपने तमाम तरह के क्रियाकलाप जैसे कल्याण और मरणोपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण हेतु दिया जाने वाला दान वगैरह, जो भी संस्कार वगैरह होते थे, वो सब करवाते थे। तो ये बात भी यहाँ बताई गई है। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, 5वें का पहला सब पॉइंट अब आप लोग लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे प्रत्येक व्यक्ति पादरी नहीं हो सकता था, जैसे कृषिदास, कौमा शारीरिक बाधित व्यक्ति, कौमा स्त्रियां। तो ऐसे समझ जाएंगे कि 3 लोगों पर प्रतिबंध था, ये लोग पादरी नहीं हो सकते थे। इसी में सेकंड सब पॉइंट, जो पुरुष पादरी बनते थे वे शादी नहीं कर सकते थे। ये आपका 5वें का सेकंड सब पॉइंट हो जाएगा। इसी में अगला पॉइंट अब आप लोग लिखेंगे, ये आपका सेकंड सब पॉइंट हो गया। अब देखिए इसमें 6वां पॉइंट अब आप अलग लिख लीजिए कि धर्म के क्षेत्र में बिशप अभिजात माने जाते थे और उनके पास भी लॉर्ड की तरह विस्तृत जागीरें थीं और वे शानदार महलों में रहते थे। अभी आपको पोप, बिशप और पादरी की अवधारणा क्लियर हो गई है। पोप सबसे ऊपर है, उसके बाद बिशप, उसके बाद फिर पादरी। ये आपका 6वां पॉइंट हो गया। 7वें पॉइंट में आप इस टीत का जिक्र करेंगे कि चर्च को एक विषय के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसे टीत कहते थे। ये आपका 7वां पॉइंट हो गया। यहां तक बात स्पष्ट हो गई। तो आपको समझ में आ गया कि जो प्रथम वर्ग है, प्रथम वर्ग में कौन कौन आ रहे हैं, पोप हैं, बिशप हैं, पादरी हैं, ये हो गए। यहां पर देखिए आगे बताया गया कि चर्च की जो रीति रिवाज थे, यानी कुछ महत्वपूर्ण रस्में थीं, वो सामंती कुलीनों की नकल थी। जैसे प्रार्थना करते वक्त हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर घुटनों के बल झुकना। तो ये नकल किसकी थी, ये नकल थी नाइट के द्वारा अपने वरिष्ठ लॉर्ड के प्रति वफादारी की शपथ ली जाती थी। उस समय ये क्रियाकलाप किया जाता था। नाइट का मतलब है योद्धा, यानी कि जो लॉर्ड होते, सामंत होते थे, सामंत योद्धा भी रखते थे, लड़ाकू योद्धा भी रखते थे। तो ये जो नाइट हैं अपने लॉर्ड के प्रति वफादारी की शपथ इसी तरह से लेते थे। तो यही क्रियाकलाप चर्च ने भी फॉलो कर लिया था। तो इसी वजह से ईश्वर के लिए लॉर्ड शब्द का प्रचलन एक उदाहरण था। यानी आज आप लोग जो लॉर्ड का मतलब ईश्वर समझते हैं, तो वास्तव में लॉर्ड का मतलब उस समय ईश्वर नहीं था, लॉर्ड का मतलब उस समय सामंत था। लेकिन बाद में वो शब्द जो है, चूंकि वहां के जो क्रियाकलाप हैं वो चर्च में फॉलो कर लिए गए हैं और इसीलिए ईश्वर के लिए भी लॉर्ड शब्द इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो ये बात यहां तक स्पष्ट हो गई होगी। देखिए प्रथम वर्ग में कुछ
और भी लोग शामिल थे, जैसे भिक्षु। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी धर्म में आगे चलकर उसमें नए नए पंथ, नए नए मतभेद उभरकर सामने आते हैं, तो नई नई रीति रिवाजें वहां पर जुड़ जाती हैं। तो ऐसा ही इसमें हुआ, यानी ईसाइयत में भी आगे चलकर कुछ और संस्थाएं खड़ी हुई हैं। कुछ अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति पादरियों के विपरीत, जो लोगों के बीच में नगरों और गांव में रहते थे, ये एकांत जिंदगी जीना पसंद करते थे। यानी जो भिक्षु होते थे वो एकांत जिंदगी जीना पसंद करते थे। वे धार्मिक समुदायों में रहते थे जिन्हें एबी या मोनेस्ट्री मठ कहते थे। यानी कि जहां पर ये रहते थे उसको एबी या फिर मोनेस्ट्री मठ कहते थे। और ये अधिकतर मनुष्य की आम आबादी से बहुत दूर होते थे। इनमें तो सबसे प्रसिद्ध मठ हुए हैं, एक मठ 529 ईस्वी में इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट, और दूसरा 910 में स्थापित बरगंडी में स्थापित क्लूनी था। तो देखिए ये अंतर आ गया यहाँ पर, यानी पादरी जो थे वो लोगों के बीच में, क्योंकि चर्च जो है गांव में होता था और रविवार के दिन सभी गांव के लोग उसमें प्रार्थना करते थे, तो पादरी जो थे लोगों से जुड़े हुए होते थे। जबकि भिक्षु जो थे वो नगर से बाहर एकांत में अपना स्थान बनाते थे, वहां पर रहते थे। अब देखिए पादरियों के विपरीत यहाँ पर क्या हुआ है, पादरियों के विपरीत यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो भिक्षु की जिंदगी है वो कोई भी अपना सकता है, पुरुष और स्त्री कोई भी अपना सकता है। जबकि पादरी को केवल और केवल पुरुष ही बन सकता है, उसमें अभी स्त्री ना हो, दास ना हो, अक्षम व्यक्ति ना हो, तो ऐसा व्यक्ति बन सकता है। तो ये सब कंडीशन थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। पादरी कार्य के विपरीत भिक्षु की जिंदगी पुरुष और स्त्रियां दोनों ही अपना सकते थे। और ऐसे पुरुषों को मॉन्क या स्त्रियां जो होती थी उनको नन कहा जाता था, उनको नन कहते थे। कुछ आभों को छोड़कर ज्यादातर में एक ही लिंग के व्यक्ति रह सकते थे। अब देखिए यहाँ बताया गया पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग आभे थे। पादरियों की तरह भिक्षु और भिक्षुणियां भी विवाह नहीं कर सकते थे, यानी यहाँ पर कंडीशन ये भी थी कि ये लोग भी विवाह नहीं कर सकते थे, ये भी अनमेरिड रहते थे। तो यहाँ पर अब आप लोग क्या करेंगे, इसी में अगली हेडिंग, इसी में सब हेडिंग आप डाल देंगे भिक्षु, यानी प्रथम वर्ग में ही भिक्षु आ जाते हैं, तो भिक्षु भी इसमें आप डाल देंगे। इसमें लिखेंगे आप लोग कि पादरियों के विपरीत कुछ अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति, पादरियों के विपरीत, ये आपका अब आपका 7वां पॉइंट आएगा। ठीक है, हमने 8वां पॉइंट यहां पर अब आप लोग लिखेंगे, 7वां नहीं है, ये 8वां पॉइंट आप लिखेंगे। इसमें लिखेंगे अब आप लोग कुछ अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति पादरियों के विपरीत एकांत जिंदगी जीना पसंद करते थे। ये आपका 8वां पॉइंट हो जाएगा। इसी में सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट, वे धार्मिक समुदायों में रहते थे जिन्हें एबी या मोनेस्ट्री मठ कहते थे, और जो अधिकतर मनुष्य की आम आबादी से बहुत दूर होते थे। इसी में सेकंड सब पॉइंट, दो सबसे अधिक प्रसिद्ध मठों में से एक मठ 529 में इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट, और दूसरा 910 में बरगंडी में स्थापित क्लूनी था। यह आपका 8वें का सेकंड सब पॉइंट हो गया। इसी में 8वें का थर्ड सब पॉइंट अब आप लिखेंगे यहां पर, पादरी कार्य के विपरीत भिक्षु की जिंदगी पुरुष और स्त्रियां दोनों ही अपना सकते थे। ऐसे पुरुषों को मॉन्क तथा स्त्रियां नन कहलाती थी। इसी में चौथा सब पॉइंट, पादरियों की तरह भिक्षु और भिक्षुणियां भी विवाह नहीं कर सकते थे। तो ऐसे करके आपको भिक्षु का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहां पर कुछ चीजें और बताई गई हैं, जैसे मोनेस्ट्री शब्द कहां से आया है। मोनेस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है और ये मोनोस से बना है। इसका अर्थ होता है अकेला, मोनोस शब्द का अर्थ है अकेला। अब आगे बताया गया कि 10 या 20 पुरुष या स्त्रियों के छोटे समुदाय से बढ़कर मठ अब सैकड़ों की संख्या के समुदाय बन गए, जिसमें बड़ी इमारतें और भू जागीरों के साथ साथ स्कूल या कॉलेज और अस्पताल संबद्ध थे। इन समुदायों ने कला के विकास में योगदान दिया। आवेस हिल्डेगार्ड एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ था, जिसने चर्च की प्रार्थनाओं में सामुदायिक गायन की प्रथा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी आज आप लोग जो ईसाइयों के चर्च में गायन देखते हैं, सामूहिक गायन देखते हैं, वो आवेस हिल्डेगार्ड की देन है। 13वीं सदी से भिक्षुओं के कुछ समूह, जिन्हें फ्रायर कहते थे, उन्होंने मठों में न रहने का निर्णय लिया और वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते और दान से अपनी जीविका चलाते थे। यानी जो भिक्षु वर्ग है, भिक्षु वर्ग में भी आगे चलकर कुछ ऐसे लोग हुए हैं जो एकांत में न रहकर अब लोगों के बीच चले गए हैं। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। जैसे आज आप जो देखते होंगे मिशनरी संस्थाएं हैं, वो वास्तव में यही हैं।
भिक्षु वाली संस्थाएं ही हैं। अपने भारत में मिशनरी संस्थाओं के जो हॉस्पिटल स्कूल चल रहे हैं तो मिशनरी लोग वो यही लोग हैं। तो यहां पर वही सब चीजें आगे बताई गई हैं। इसी में अब आप लोग क्या करेंगे, 9वां पॉइंट लिखेंगे। 9वां पॉइंट यहां पर लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे छोटे समुदाय से बढ़कर मठ अब सैकड़ों की संख्या के समुदाय बन गए, जिसमें बड़ी इमारतें और भू जागीरों के साथ साथ स्कूल या कॉलेज और अस्पताल संबद्ध थे। इसी में सब पॉइंट 13वीं सदी से भिक्षुओं के कुछ समूह जिन्हें फ्रायर कहते थे, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूमकर लोगों को उपदेश देते थे। वे मठ में न रहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूमकर लोगों को उपदेश देते थे। ये आपका सब पॉइंट हो जाएगा। और इसी में नोट लगा देना आप, तो नोट से यहां पर आप आवेस हिल्डेगार्ड को भी लिख लेना, नोट लगा के कि आवेस हिल्डेगार्ड एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ था जिसने चर्च की प्रार्थनाओं में सामुदायिक गायन की प्रथा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि चर्च की जो प्रार्थना है उनमें सामुदायिक गायन किसने स्टार्ट किया है, तो आवेस हिल्डेगार्ड ने स्टार्ट किया है। तो देखिए ये बेनेडिक्ट आबे है, आपके सामने यहां पर स्क्रीन पर दिया हुआ है। ये बेनेडिक्ट आबे चर्च नहीं है बल्कि बेनेडिक्ट आबे है, इसमें ये भिक्षु रहते थे। आगे कुछ चीजें और बताई गई हैं। 14वीं सदी तक आते आते मठवाद के महत्व और उद्देश्य के बारे में कुछ शंकाएं व्याप्त होने लगी। जैसे बताया गया कि इंग्लैंड में लैंगलैंड की कविता पियर्स प्लाउमैन में कुछ भिक्षुओं के आरामदायक एवं विलासतापूर्ण जीवन की साधारण कृषकों, गड़हरियों और गरीब मजदूरों के विशुद्ध विश्वास से तुलना की गई। यानी आप लोग जैसा कि आप लोग जानते कि जैसे जैसे करके कोई संस्था बड़ी होती है उसके पास दान का पैसा भी अच्छा खासा आता है, और जब पैसा अच्छा खासा आता है तो वहां के लोग भ्रष्ट होने लगते हैं। जैसे अपने भारत में बौद्ध धर्म के साथ हुआ, तो वही चीजें यहां पर थी। जब बहुत ज्यादा इनके पास धन एकत्रित हो गया तो ये लोग भी भ्रष्ट होने लगे, तो फिर बाद में इन पर आरोप प्रत्यारोप भी लगने लगे हैं। तो आपने प्रथम वर्ग यहाँ पर देख लिया है। प्रथम वर्ग के बारे में जो प्रथम वर्ग से संबंधित लोग थे उनके बारे में भी आपने देख लिया है। पादरी वर्ग है उसमें, यानी ऊपर वाला जो वर्ग है वो तो है ही है, इसके अलावा ये भिक्षु भी इसमें आ जाते हैं। अगली हेडिंग है आपकी दूसरा वर्ग यानी अभिजात वर्ग। ये आपने हेडिंग डाली होगी। पादरियों ने स्वयं को प्रथम वर्ग में और अभिजात वर्ग को दूसरे वर्ग में रखा था, लेकिन वास्तविकता में सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि भूमि पर उनका नियंत्रण था। ये सबसे बड़ा कारण था। और ये जो है वैसलेज नामक प्रथा के विकास के कारण हुआ। वैसलेज प्रथा क्या थी? वैसलेज प्रथा में राजा सबसे ऊपर होता था और राजा के नीचे भूस्वामी और अभिजात वर्ग के लोग आते थे। राजा के नीचे भूस्वामी आता था, भूस्वामी और अभिजात वर्ग के जो लोग हैं वो राजा के अधीन होते थे। और कृषक जो होते थे, कृषक भूस्वामी के अधीन होते थे, कृषक भूस्वामी के अधीन होते थे। तो ऐसे करके ये प्रथा जो बनी हुई थी इसको वैसलेज प्रथा कहा जाता था। अब देखिए यहाँ पे अभिजात वर्ग के लोग कौन कौन होंगे। यहाँ पे अभिजात वर्ग के लोग राजा, भूस्वामी, अभिजातीय लोग हैं और अभिजात वर्ग में काउंट होंगे। अभिजात लोगों से अभिप्राय जो राजा के प्रशासनिक कामों में मदद करने वाले लोग हैं उनको अभिजातीय लोग कहा जाता है, अभिजातीय पर्सन बोला जाता है, एलिट क्लास। तो यहां पर अब आप लोग 10वां पॉइंट लिखेंगे। 10वें पॉइंट में आप लिखेंगे भूमि पर नियंत्रण के कारण सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह आपका 10वां पॉइंट हो गया। भूमि पर नियंत्रण के कारण सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी का सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट, वैसलेज नामक प्रथा के कारण बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग राजा के अधीन होते थे, जबकि कृषक भूस्वामियों के अधीन होते थे। वैसलेज नामक प्रथा के कारण बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग राजा के अधीन होते थे, जबकि कृषक भूस्वामियों के अधीन होते थे। आगे यहां बताया गया है कि अभिजात वर्ग राजा को अपना स्वामी, यानी इसका शाब्दिक अर्थ है अंग्रेजी का सीनियर, यानी अभिजात वर्ग अपने लिए, अपने राजा के लिए सीनियर शब्द इस्तेमाल करता था। अभिजात वर्ग अपने राजा को अपना सीनियर या स्वामी मान लेता था और वे आपस में वचनबद्ध होते थे कि सेनियोर या लॉर्ड दास की रक्षा करता था
और बदले में वह उसके प्रति निष्ठावान रहता था। इन संबंधों में व्यापक रीति रिवाजों और शपथों का विनिमय शामिल था। ये शपथ वगैरह जो दिलवाई जाती थी वो बाइबल को लेकर दिलवाई जाती थी, बाइबल को ध्यान में रखकर दिलवाई जाती थी, चर्च में दिलवाई जाती थी। तो वो बात यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 10वें का सेकंड सब पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे कि अभिजात वर्ग राजा को अपना स्वामी मान लेता था और वे आपस में वचनबद्ध होते थे। डैश लगाकर सेनियोर लॉर्ड दास की रक्षा करता था और बदले में वह उसके प्रति निष्ठावान रहता था। इसी में इन संबंधों में व्यापक रीति रिवाजों और शपथों का विनिमय शामिल था। तो यहां तक बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। अब देखिए यहां पर आगे बताया गया है कि जो दास है, देखिए यहां पर जो भूस्वामी के नीचे कृषक हैं, कृषक के साथ साथ दास भी हैं। कृषक में वो लोग भी हैं जो स्वतंत्र कृषक हैं और दास में वो लोग हैं जो कि कृषक तो हैं लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है, तो उन लोगों को दास में काउंट किया गया है। तो यहाँ पे बताया गया जो समारोह इस तरह के होते थे जिसमें कुछ भूस्वामी अपने राजा की अधीनता स्वीकार करते थे, राजा के साथ एग्रीमेंट करते थे। उस समारोह में दास को उस भूमि के प्रतीक के रूप में, जो कि उसके मालिक द्वारा एक लिखित अधिकार पत्र या एक छड़ी या केवल एक मिट्टी का डला डाल दिया जाता था। ऐसे करके ये माना जाता था कि ये भूमि उसके दास को स्थानांतरित हो गई है। तो ये प्रक्रिया बताई गई है समारोह की, ये लिखना नहीं है। अभिजात वर्ग की एक विशेष हैसियत थी, उनका अपनी संपदा पर स्थायी तौर पर पूर्ण नियंत्रण था और वह अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे। वे अपना स्वयं का न्यायालय लगा सकते थे और यहां तक कि अपनी मुद्रा भी प्रचलित कर सकते थे। यानी अभिजात वर्ग काफी स्ट्रांग था। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, 11वां पॉइंट यहां पर लिखेंगे। इसमें लिखेंगे अभिजात वर्ग अपनी संपदा पर स्थायी तौर पर, अभिजात वर्ग का अपनी संपदा पर स्थायी तौर पर पूर्ण नियंत्रण था। इसी में सब पॉइंट, वह अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे। इसी में अगला सेकंड सब पॉइंट, वे अपना स्वयं का न्यायालय लगा सकते थे और यहां तक कि अपनी मुद्रा भी प्रचलित कर सकते थे। यह आपका 11 का सेकंड सब पॉइंट हो गया। इसके अलावा इनके अधिकार यहीं तक नहीं थे, इनके अधिकार काफी विस्तृत थे। यानी ये अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के मालिक थे। जो अभिजात वर्ग के लोग हैं, अभिजात वर्ग में आपके भूस्वामी भी शामिल थे। तो ये लोग क्या थे, इनकी जो भूमि जो इनको मिली हुई, इनके राजा ने इन्हें जो भूमि दी है, उस भूमि में जितने लोग रह रहे हैं इन सबके ये मालिक हुआ करते थे। तो यहां पर अब आपका थर्ड सब पॉइंट यहां पर लिखेंगे 11 का थर्ड, कि वे अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के मालिक थे। यानी कहने का मतलब ये कि विस्तृत क्षेत्रों के स्वामी थे, जिसमें उनके घर, उनके निजी खेत, जोत, चराकार, उनके असामी कृषकों के घर और खेत, ये सब शामिल थे। अब देखिए जो अभिजात वर्ग के लोग हैं, इनका घर मैनर कहलाता था और उनकी व्यक्तिगत भूमि कृषकों के द्वारा जोती जाती थी, जिनको आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के समय पैदल सैनिकों के रूप में कार्य करना पड़ता था। यानी कि जो इनके कृषक थे, कभी कभी वो इनके सैनिक भी बन जाते थे। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, यहां पर अब आप लोग चौथा सब पॉइंट लिखेंगे। इसमें लिखेंगे उनका घर मैनर कहलाता था। इसी में ही आगे उनकी व्यक्तिगत भूमि के कृषक आवश्यकता पड़ने पर सैनिकों के रूप में भी कार्य करते थे। तो ऐसे स्पष्ट हो जाएगा कि सैनिक वगैरह, जो सेना वगैरह जो गठित करते थे, कहां से लाते थे। यानी वास्तविकता में जो इनके कृषक होते थे, कभी कभी उनको ही अपनी सेना भी बना लेते थे। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा 11 का चौथा सब पॉइंट। आगे यहां पर मैनर की जागीर के बारे में बताया गया है। देखिए जो लॉर्ड के मैनर होते, मैनर नाम की जागीर थी लॉर्ड की, उसके बारे में बताया गया है कि लॉर्ड का अपना मैनर भवन होता था और वह गांव पर नियंत्रण रखता था। यानी कुछ लॉर्ड तो काफी बड़े थे, जैसे वो कई गांव के मालिक थे, और किसी छोटे मैनर की जागीर में दर्जन भर और बड़ी जागीर में कम से कम 50 या 60 परिवार हो सकते थे, ये बताया गया है। और वहां पर रहने वाले जो उनके परिवारों के लोग हैं, वो इनके लिए काम करते थे, जैसे लोहार का काम है, बढ़ईगिरी है, इसके अलावा औजारों की देखभाल है, हथियारों की मरम्मत है, राजमिस्त्री का काम करना। और उनकी जो औरतें होती थी वो वस्त्र काटती थी, उनको बुनती थी। उनके बच्चे जो होते थे वो लॉर्ड की मद्रा संपीड़क में कार्य करते थे। इसके अलावा बताया गया कि वहां पर एक चर्च और सुरक्षा के लिए एक दुर्ग भी होता था। तो देखिए अब आप लोग क्या करेंगे, 10वें का 5वां सब पॉइंट आप लिखेंगे। इसमें लिख लेंगे आप, लॉर्ड की मैनर की जागीर में एक चर्च और सुरक्षा के लिए एक दुर्ग होता था।
तो आपको स्पष्ट हो जाएगा ये। इन लॉर्ड की मैनर की जागीर में एक चर्च और सुरक्षा के लिए एक दुर्ग होता था। ये 11 का 5वां सब पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे कुछ चीजें और बताई गई हैं। यहां बताया गया है 13वीं सदी से कुछ दुर्गों को बड़ा बयान बनाया जाने लगा जिससे वे नाइट के परिवार का निवास स्थान बन सकें। वास्तव में इंग्लैंड में नॉर्मन विजय से पहले दुर्गों की कोई जानकारी नहीं थी और इनका विकास सामंत प्रथा के तहत राजनीतिक प्रशासन और सैनिक शक्ति के केंद्रों के रूप में हुआ। यानी कहने का मतलब यह है कि पहले के समय में कोई यहाँ पर दुर्ग नहीं देखने को मिलते थे, लेकिन बाद में जब नॉर्मन विजय हुई है उसके बाद यहाँ पर दुर्ग में नाइट के लिए इंतजाम किए गए। नाइट का मतलब योद्धा। मैनर कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकते थे क्योंकि उन्हें नमक, चक्की का पाट और धातु के बर्तन बाहर के स्रोतों से प्राप्त करने पड़ते थे। यानी कहने का मतलब ये है बेशक एक मैनर की जो जागीर है उसमें लॉर्ड को सारी चीजें उपलब्ध थी, उनके लिए काम करने वाले लोग भी थे, लेकिन फिर भी वहां के जो मैनर की जागीर है वहां के लॉर्ड को अन्य जगहों से भी सामान मंगाना पड़ता था। वो बात यहाँ पर बताई गई है। अब देखिए इसी में एक वर्ग है नाइट। तो नाइट के बारे में बताया गया। नाइट जो है वो इससे ही जुड़ा हुआ वर्ग है। नाइट का मतलब होता है योद्धा। नाइट का हिंदी अर्थ है योद्धा। तो 9वीं सदी से यूरोप में स्थानीय युद्ध प्राय होते रहते थे। अब इसके लिए जो जैसा कि आपने अभी ऊपर देखा था कि जो मैनर के यानी कि लॉर्ड के जो कृषक थे वो कभी कभी समय पड़ने पर सैनिक भी बन जाते थे, लेकिन जब प्रॉपर रूप से युद्ध होने लगे तो ऐसे में एक प्रॉपर आर्मी की जरूरत थी। तो 9वीं सदी से यूरोप में स्थानीय युद्ध प्राय होते रहते थे। शौकिया कृषक सैनिक पर्याप्त नहीं थे और कुशल अश्व सेना की आवश्यकता थी। इसने एक नए वर्ग को बढ़ावा दिया जो नाइट्स कहलाते थे। भाई अब प्रॉपर आपको आर्मी रखनी है, प्रॉपर योद्धा रखने हैं, तो उनके लिए आपको प्रॉपर उनके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, उन्हें ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। तो ऐसे लोगों को नाइट कहा गया और वे लॉर्ड से उसी प्रकार से संबद्ध थे जिस प्रकार लॉर्ड राजा से संबद्ध था। लॉर्ड ने नाइट को भूमि का एक भाग जिसे फीफ कहा गया ये दिया और उसकी रक्षा करने का वचन दिया। फीफ को उत्तराधिकारी में पाया जा सकता था, यानी फीफ जो था वो उत्तराधिकार में मिल सकता था। यानी कहने का मतलब क्या है, किसी के पिता जो हैं किसी लॉर्ड के नाइट हैं, योद्धा हैं, तो वो जो यानी नाइट है वो उसको अपने बेटे को दे सकता था। ये बात यहाँ पे बताई गई है। बताया गया है कि यह 1000 से लेकर 2000 एकड़ या उससे अधिक में फैली हुई भूमि हो सकती थी, जिसमें नाइट और उसके परिवार के लिए एक पंचक्की, मदिरा संपीटक के अतिरिक्त उसके और उसके परिवार के लिए घर, चर्च और उस पर निर्भर व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था शामिल थी। यानी काफी बड़ा एरिया था ये। आगे यहां बताया गया है कि सामंती मैनर की तरह फीफ की भूमि को कृषक जोतते थे। सेम प्रक्रिया ये थी, यानी कि जो सामंती मैनर यानी कि लॉर्ड की जो भूमि को कृषक जोतते थे, सेम नाइट की भूमि को भी कृषक ही जोतते थे। बदले में नाइट अपने लॉर्ड को एक निश्चित रकम देता था और युद्ध में उसकी तरफ से लड़ने का वचन देता था। यहां पर ये इनका समझौता था। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, आपने यहां पर लिख लिया होगा अभिजात वर्ग में ही, तो अभिजात वर्ग में ही आपकी सब पॉइंट डालकर हेडिंग डाल लीजिए नाइट। इसी में लिखेंगे अब आप लोग 12वां पॉइंट, 9वीं सदी से यूरोप में स्थानीय युद्ध प्राय होते रहते थे और इसने एक नए वर्ग को बढ़ावा दिया जो नाइट्स कहलाते थे। इसी में पहला सब पॉइंट, वे लॉर्ड से उसी प्रकार संबद्ध थे जिस प्रकार लॉर्ड राजा से संबद्ध था। इसमें 12 का सेकंड सब पॉइंट, लॉर्ड ने नाइट को भूमि का एक भाग ब्रैकेट में जैसे फीफ कहा गया दिया और उसकी रक्षा करने का वचन दिया। इसी में आगे लिख लेना, फीफ को उत्तराधिकार में पाया जा सकता था। यह आपका 12 का सेकंड सब पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए 12 का थर्ड सब पॉइंट अब आप लोग यहां पर नोट करेंगे, सामंती मैनर की तरह फीफ की भूमि को कृषक जोतते थे और बदले में नाइट अपने लॉर्ड को एक निश्चित रकम देता था और युद्ध में उसकी तरफ से लड़ने का वचन देता था। नाइट को इतना लाभ था, नाइट को एक तो जमीन मिल जाती थी और मुफ्त के कृषक मिल जाते थे, लेकिन बदले में क्या करना पड़ता था उसे, बदले में जो भी उपज होती थी उसको बेचकर उसका कुछ भाग अपने लॉर्ड को देता था और अपनी तरफ यानी लॉर्ड की तरफ से लड़ने का वचन भी देता था। ये बात यहां पे बताई गई है। अब जैसे बताया गया, लॉर्ड भी अपनी छोटी छोटी यानी लॉर्ड अकेला नहीं होता था, लॉर्ड भी कुछ अपने लोगों को लेकर चलता था। तो अपनी सैन्य योग्यताओं को बनाए रखने के लिए
नाइट प्रतिदिन अपना समय बाड़ बनाने, घेराबंदी करने और पुतलों से रणकौशल एवं अपने बचाव का अभ्यास करने में निकालते थे। नाइट अपनी सेवाओं अन्य लॉर्डों को भी दे सकता था, लेकिन उसकी सबसे पहली निष्ठा जो है अपने लॉर्ड के लिए ही होती थी। यानी ऐसा नहीं है कि एक जो नाइट है वो केवल अपने लॉर्ड को ही सेवा देगा, अन्य को भी दे सकता है, लेकिन हाँ प्रायोरिटी पड़ने पर वो केवल अपने लॉर्ड के साथ ही लड़ेगा। ये कंडीशन थी, ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो देखिए आपने 12 का थर्ड सब पॉइंट यहाँ पे नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। बताया गया कि 12वीं सदी से गायक फ्रांस के मैरनों में वीर राजाओं और नाइट्स की वीरता की कहानियां गीतों के रूप में सुनाते हुए घूमते रहते थे, जो अंशतः ऐतिहासिक और अंशतः काल्पनिक होती थी, जैसा कि अपने भारत में भी हुआ है। उस काल में जब बहुत अधिक संख्या में पढ़े लिखे लोग नहीं थे और पांडुलिपियां भी अधिक नहीं थी, तो ये घुमक्कड़ चारण व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध थे, क्योंकि ऐसे ही इन लोगों से सुनकर लोग अपने लॉर्ड और अपने नाइट्स की वीरता की कहानियां सुना करते थे और उन्हें सुनकर वो गौरवान्वित होते थे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो ये सब हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने 12 का थर्ड सब पॉइंट लिख लिया है और 12 का एक चौथा सब पॉइंट और लिख लीजिए, जिससे कि पूरा हो जाएगा आपका कि नाइट अपनी सेवाएं अन्य लॉर्डों को भी दे सकता था, पर उसकी सर्वप्रथम निष्ठा अपने लॉर्ड के लिए ही होती थी। ये आपका 12 का चौथा सब पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ तक आपने अभिजात वर्ग देख लिया है। अभिजात वर्ग में आपके पास कौन कौन है? एक तो लॉर्ड है, लॉर्ड के अलावा नाइट भी इसी में ही आ गया, क्योंकि भाई ये भी अपने लॉर्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये भी इसी में काउंट होगा। इसके अलावा जो भी अभिजात वर्ग के लोग हैं, जो कि राजा के प्रशासकीय कामों में सहयोग देने वाले लोग हैं, वो भी आ जाते हैं अभिजात वर्ग में। और स्वयं राजा भी एक अभिजाती व्यक्ति है, स्वयं राजा भी एक अभिजाती ही व्यक्ति है। यहां तक बात स्पष्ट हो गई होगी। अब देखिए, अब आ जाते हैं हम लोग तीसरे वर्ग पर, कृषक वर्ग पर। अब देखिए तीसरा वर्ग है आपका किसान, स्वतंत्र और बंधक। ये आपकी अगली हेडिंग है, तीसरा वर्ग किसान, स्वतंत्र और बंधक। अब देखिए जो किसान या काश्तकार हैं वो दो तरह के होते थे, स्वतंत्र किसान और सर्फ, जिन्हें हिंदी में कृषिदास कहा जाता था। एक तो स्वतंत्र किसान थे और दूसरे थे सर्फ। सर्फ का मतलब होता है कृषिदास। तो दो प्रकार के थे। सर्फ का मतलब है, सर्फ अंग्रेजी की क्रिया टू सर्व से बना हुआ है, ये यहां बताया गया है। तो देखिए यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, 12वां पॉइंट यहां पर लिख लेंगे साथ के साथ। कास्ट का 12वां नहीं आएगा, अब आपका 13वां पॉइंट आएगा। 12वां पॉइंट नहीं है, 13वां पॉइंट आएगा। 13वां पॉइंट लिखेंगे, काश्तकार दो तरह के होते थे, स्वतंत्र किसान और सर्फ, जिन्हें हिंदी में कृषिदास कहा जाता है। स्वतंत्र कृषक के बारे में बताया गया कि स्वतंत्र कृषक अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखते थे। पुरुषों का सैनिक सेवा में योगदान आवश्यक होता था, यानी वर्ष में कम से कम 40 दिन ये योगदान देते थे। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि जरूरत पड़ने पर कृषक सैन्य सेवाएं भी देते थे। तो यहां पर यह अनिवार्य किया गया था, कम से कम जो कृषक हैं, स्वतंत्र कृषक हैं, ये साल भर में 40 दिन सेवाएं देंगे, सैन्य सेवा के रूप में 40 दिन कम से कम सेवाएं देंगे। कृषकों के परिवारों को लॉर्ड की जागीरों पर जाकर काम करने के लिए सप्ताह के 3 या उससे अधिक कुछ दिन निश्चित करने पड़ते थे, ये बताया गया है। इसके अलावा बताया गया श्रम से होने वाला उत्पादन, जिसे श्रम अधिशेष कहते थे, सीधे लॉर्ड के पास जाता था। इसके अतिरिक्त उनसे अन्य श्रम भी करवाए जाते थे, जैसे गड्ढा खोदना, जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करना, बाड़ बनाना, सड़कें और इमारतों की मरम्मत करने की उम्मीद ये भी की जाती थी, और इनके लिए उन्हें कोई अलग से मजदूरी नहीं दी जाती थी, ये बताया गया। इसके अलावा इनके बच्चे और बीवी ये भी काम करते थे। इसके साथ ही एक प्रत्यक्ष कर टैली था, जिसे राजा कृषकों पर कभी कभी लगाते थे, लेकिन पादरी और अभिजात वर्ग जो थे वो इससे मुक्त थे, ये बात यहां पर बताई गई है। तो देखिए अब हम लोग सब कुछ मुंहजुबानी नहीं करेंगे, कुछ लिखते जाएंगे। तो 13वां पॉइंट तो आपने यहां से लेकर यहां तक नोट डाउन कर लिया है। इसी का पहला सब पॉइंट अब आप लिखेंगे, स्वतंत्र कृषक अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखते थे, ये आपका 13वां पॉइंट हो गया। इसी में सेकंड सब पॉइंट, पुरुषों का सैनिक सेवा में योगदान आवश्यक होता था, ब्रैकेट में वर्ष में कम से कम 40 दिन। इसी में थर्ड सब पॉइंट 13 का तीसरा सब पॉइंट, कृषकों के परिवारों को लॉर्ड की जागीरों पर जाकर काम करने के लिए सप्ताह के 3 या उससे अधिक कुछ दिन निश्चित करने पड़ते थे। यहां तक आपने लिख लिया होगा। इसी में एक नोट लगा देना, और नोट लगा के आप लिख देंगे, एक प्रत्यक्ष कर टैली था, जिसे राजा कृषकों पर कभी कभी लगाते थे, ब्रैकेट में
पादरी और अभिजात वर्ग इस कर से मुक्त थे। पादरी और अभिजात वर्ग इस कर से मुक्त थे। तो ये आपने नोट में लिख लिया होगा। तो यहां तक तो ट्रसक की बात होगी, स्वतंत्र ट्रसक की बात होगी। अब कृषिदास या सर्फ की बात कर लेते हैं कि सर्फ कैसे रहते थे। तो बताया गया है कृषिदास अपने गुजारे के लिए जिन भूखंडों पर कृषि करते थे वो लॉर्ड के स्वामित्व में थे, इसलिए उनकी अधिकतर उपज भी लॉर्ड को ही मिलती थी। वे उन भूखंडों पर भी कृषि करते थे जो केवल लॉर्ड के स्वामित्व में थी। इसके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी और वे लॉर्ड की आज्ञा के बिना जागीर नहीं छोड़ सकते, यानी उनकी जो मैनर है उसको नहीं छोड़ सकते थे। लॉर्ड कई तरह के एकाधिकार का दावा करते थे, हालांकि इससे कृषिदासों को हानि हो सकती थी। सर्फ केवल अपने लॉर्ड की चक्की में ही आटा पीस सकते थे, उनके तंदूर में ही रोटी सेंक सकते थे, ये सब बताया गया है। और उनके मदिरा संपीडक में ही आसवन मदिरा और बियर तैयार कर सकते थे। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी कृषिदास को यानी सर्फ को शादी करनी है तो शादी कर सकता है, लेकिन उसके लिए अनुमति लेनी पड़ती थी। और इसके बदले में लॉर्ड, क्योंकि वो शादी कर रहे हैं तो लॉर्ड इसके लिए भी टैक्स लेता था, ये बताया गया है यहाँ पर। तो यहां पर अब आप लोग 14वां पॉइंट लिखेंगे। इसमें लिखेंगे कृषिदास अपने गुजारे के लिए जिन भूखंडों पर कृषि करते थे वे लॉर्ड के स्वामित्व में थे। इसी में सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट, वे उन भूखंडों पर भी कृषि करते थे जो केवल लॉर्ड के स्वामित्व में थी और इसके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। यह आपका 14 का पहला सब पॉइंट हो जाएगा। इसी में अगला आप लिखेंगे 14 का सेकंड सब पॉइंट, लॉर्ड यह तय कर सकता था कि कृषिदास को किसके साथ विवाह करना चाहिए। ये आपका थर्ड सब पॉइंट हो जाएगा, फिर सेकंड सब पॉइंट हो जाएगा, 14 का सेकंड सब पॉइंट हो जाएगा। तो ऐसे करके आपने यहां पर तीनों वर्ग के बारे में पढ़ लिया है। अगली हेडिंग है आपकी चर्च और समाज। ठीक है, ये हेडिंग जो थी आपके प्रथम वर्ग के बाद की हेडिंग थी, लेकिन हम लोग इसको एंड में पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां पर बताया इसमें यह गया है कि जो यूरोपवासी हैं वो अब ईसाई बन गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने पुराने जो रीति रिवाज हैं, अपने विश्वास हैं, चमत्कार वगैरह हैं, उन तौर तरीकों को नहीं छोड़ा है, बल्कि एज इट इज फॉलो कर रहे हैं। तो बताया गया कि 4वीं सदी से क्रिसमस और ईस्टर जो है कैलेंडर की महत्वपूर्ण तिथियां बन गई हैं। 25 दिसंबर का जो दिन होता है वो ईसा मसीह का जन्मदिन होता है। तो 25 दिसंबर को जो ईसा मसीह का जन्मदिन वाला जो दिन है, इसने पुराने पूर्व रोमन त्यौहार का स्थान ले लिया है। और जो 25 दिसंबर वाली जो गणना है ये सौर पंचांग के आधार पर की जाती है। वहीं जो ईस्टर का त्यौहार है, तो ईस्टर ईसा के शूलारोपण और उनके पुनर्जीवित होने का प्रतीक था। यानी कि शूलारोपण का मतलब जानना है कि ऐसा क्रॉस जिस पर ईसा मसीह को टांगा गया था, वो शूलारोपण है। तो ईस्टर इसी का प्रतीक था, यानी ईस्टर ईसा के शूलारोपण और उनके पुनर्जीवित होने का प्रतीक था। लेकिन इसकी तिथि जो थी निश्चित नहीं थी, क्योंकि इसने चंद्र पंचांग पर आधारित एक प्राचीन त्यौहार का स्थान लिया था। यानी कि जो 25 दिसंबर का दिन है वो सौर पंचांग पर आधारित है और ईस्टर का त्यौहार जो है वो चंद्र पंचांग पर आधारित है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। और वही सब चीज़ें हैं, कैसे इसको एंजॉय करते थे ये लोग, ये सब चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। तो अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग नोट करके लिख लेंगे, नोट करके आप लिख लेंगे। और नोट में आप लिखेंगे 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले ईसा मसीह के जन्मदिन ने एक पुराने पूर्व रोमन त्यौहार का स्थान ले लिया। इस तिथि की गणना सौर पंचांग के आधार पर की गई थी। इसी में सब पॉइंट, ईस्टर ईसा के शूलारोपण और उनके पुनर्जीवित होने का प्रतीक था, परंतु इसकी तिथि निश्चित नहीं थी, क्योंकि इसने चंद्र पंचांग पर आधारित एक प्राचीन त्यौहार का स्थान लिया था। तो यहां तक आपको बातें स्पष्ट हो जाएंगी, क्रिसमस और ईस्टर कैसे इनके जीवन का हिस्सा बने हैं वो बातें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, इसी के साथ आपका जो पार्ट 1 है इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो जाता है। बाद बाकी चीजें हम लोग बहुत जल्द पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।